हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई MMPS। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करवाते हैं, और उसमें हमने यह भी पढ़ा था कि अवतल दर्पण के सामने कितनी जगहों पर वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं और उसके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण में 6 जगहों पर वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं, और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से एक देख लेते हैं, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए, आपको याद रहे कि कहाँ पे अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव P है, फोकस F है, C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो 6 जगहों पे हम लोग इस चीज़ को तो जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि 6 जगहों पे कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखेंगे। तो पहली जगह है फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरी जगह फोकस है, तीसरी जगह फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथी जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाया जाता है, पांचवी जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाया जाता है, और छठी जगह जो है वो है अनंत। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा हो तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाया जाता है। और इसके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो पहली स्थिति में यानी कि P और F के बीच में अगर वस्तु रखा हो तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। अब दूसरी स्थिति में देख लेते हैं। दूसरी स्थिति यानी कि F पर अगर फोकस पर वस्तु रखा हो तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण अनंत में होता है। तीसरी जगह फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर वस्तु रखा हो तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में होता है। अब चलिए चौथी जगह देख लेते हैं। चौथी जगह पर अगर वस्तु रखा हुआ है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु रखा हुआ है तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण इसी जगह यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता है। पांचवी जगह देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में अगर वस्तु रखा हुआ है तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। और उसके बाद आते हैं लास्ट छठी जगह। छठी जगह पर अगर वस्तु रखा हुआ है तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण यानी कि अनंत में वस्तु रखा हुआ है तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं और आप भी इस चीज़ को जानते हैं। तो बस ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया ताकि आपके जहन में बैठ जाए, आप इसको याद रख सकें। चलिए थोड़ा सा और इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ है सबका आकार बराबर है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार बराबर नहीं है। प्रतिबिंब बड़ा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, पहले बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। कहने का मतलब यह हुआ कि वस्तु दर्पण से जितना दूर होता चला जाएगा प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता चला जाता है। वस्तु, फिर सुनिए इसको, कि वस्तु दर्पण से जितना दूर होता चला जाता है प्रतिबिंब का आकार छोटा होता चला जाता है। दर्पण के नज़दीक है तो उसका आकार बड़ा होगा, दर्पण से दूर हुआ तो उसका आकार उससे छोटा होगा, फिर दर्पण से उससे दूर हुआ तो उसका आकार इससे छोटा हो जाएगा। मतलब यह कि दर्पण से ज्यों-ज्यों वस्तु दूर होता चला जाता है प्रतिबिंब का आकार छोटा होता चला जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु दर्पण से दूर होता चला जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के नज़दीक होता चला जाता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा और मैंने दोबारा इसको करवा दिया ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में होता है, सोलर भट्टी में होता है, डॉक्टर ENT वाले जो डॉक्टर होते हैं, ईयर यानी कि गर्दन से ऊपर वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अब बारी बारी हम सबको समझ लेते हैं कि सैलून में इसका उपयोग जैसे देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि सैलून में एक मिरर लगा हुआ होता है। ये मान लीजिए कि ये मिरर है, आईना है।
तो ये आईना मैं ऐसे बनाया हूँ ताकि जब आप सैलून में जाते हैं तो आप भी देखते होंगे कि आईना इसी सीधा रहता है, लेकिन वो आईना सीधा नहीं होता है बल्कि अवतल दर्पण का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यहाँ इसका ध्रुव होता है और उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ इसका फोकस है। तो आदमी जो बैठता है तो ध्रुव और फोकस के बीच में उसकी कुर्सी रखी हुई होती है। जैसे देखिए यहाँ कुर्सी हम बनाते हैं, यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, तो ये कुर्सी जो रखी हुई है ये कुर्सी, मान लीजिए कि ये कुर्सी है, तो ये कुर्सी जो रखी हुई होती है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है। जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखा हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए इस कुर्सी को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है ताकि यहाँ पे जो आदमी बैठा हो इसका प्रतिबिंब बड़ा बने और सीधा बने। सैलून में जब दाढ़ी वगैरह बनाया जाता है तो उसमें होता क्या है कि कभी कभार कोई बाल वगैरह छूट गया तो आदमी देखता है कि अरे नहीं बाल यहाँ छूट गया हुआ है, नाई को बताता है कि भाई यहाँ बाल छूट गया है, इसको फिर से इसको निकालिए बाल को। या मूंछ को देखता है कि कोई मूंछ बड़ी है या कोई मूंछ छोटी हो गई है तो इसको, तो उसमें क्या होता है कि चेहरा बोल्ड दिखता है, यानी कि चेहरा बड़ा दिखता है। कि सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब चलिए सोलर भट्टी में देखते हैं। सोलर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिटेल आपको नहीं बताएंगे। डिटेल इसका इसी फिजिक्स में ही एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में सोलर भट्टी के बारे में हमको पढ़ना है। वहाँ पे सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना जान जाइए कि सोलर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और डॉक्टर जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं, यानी गला से ऊपर वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे वो माथे पे लगाए हुए होते हैं, एक लाइट लगाए हुए होते हैं, वहीं पे कहीं वो अवतल दर्पण लगाए हुए होते हैं, जिससे होता क्या है कि वो हमारे मुंह के अंदर हो या कान के अंदर हो, वो उनको देखना होगा तो वो देख पाते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ भी जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं वहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ी का हेडलाइट कौन सा हुआ? जिससे रोशनी निकलती है उसको हम गाड़ी का हेडलाइट बोलते हैं। तो हेडलाइट होता इस टाइप से बना हुआ होता है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इस तरह से हेडलाइट गाड़ी का बना हुआ होता है। और ये यहाँ पे जो इसमें दर्पण लगा हुआ होता है तो उस दर्पण को इस तरह सेट किया जाता है कि उसका फोकस यहाँ पे हो। ये फोकस होता है, जहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है वो उसका फोकस होता है। तो हम जानते हैं कि फोकस से जो किरणें दर्पण पर पड़ती है, फोकस से आकर जो किरणें दर्पण पर पड़ती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। तो यहाँ से किरण ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है। उसी तरह से यहाँ आती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे आकर ऐसे चली गई, ऐसे आकर ऐसे चली गई, यहाँ से परी यहाँ चली गई, यहाँ से परी यहाँ चली गई, इस तरह करके जाती है। इसीलिए हमको काफ़ी दूर तक दिखलाई देता है। जब हम गाड़ी का हेडलाइट जलाते हैं, मोटरसाइकिल आप लोग चलाते होंगे या देखते होंगे, पीछे बैठे भी रहते होंगे तो अंधेरे में लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी दूर तक हमको दिखलाई देता है, वो यही वजह होती है। तो गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग भी गाड़ी में ही होता है। तो वो साइड मिरर के रूप में होता है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, दोनों साइड में जो दर्पण लगा हुआ होता है, आईना लगा हुआ होता है, वो क्या होता है? वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे की चीज़ों को हम साफ साफ क्लियर देख सकें और हम उसको अगर साइड देने की ज़रूरत हुई तो हम साइड दे सकें। पता नहीं कौन कितनी स्पीड में आ रहा है, अगर हम उसको नहीं देखें, कोई बदमाश ड्राइवर होगा तो ठोकर मारकर हमको चला जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण के सामने वस्तु रखकर हम प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं। तो कितनी दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, कितना ऊंचा वस्तु है, यानी कितना बड़ा वस्तु है या कितना बड़ा प्रतिबिंब है, तो ये सबको तो हमको नापना पड़ेगा। और नापेंगे तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है। तो जो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह आते हैं, तो उसी चिन्ह को जब हम लेते हैं उसी को हम क्या चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है चिन्ह परिपाटी में। तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले ये मैंने एक दर्पण ऐसे ही बना दिया है ताकि आप लोग इसको समझ जाएं।
समझने में आसानी हो कि यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है। तो सभी दूरियाँ P से मापी जाती है, मतलब दर्पण की जितनी भी दूरियाँ हैं, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, किसी भी चीज़ की दूरी अगर हम नापेंगे तो उसको हम P से यानी कि दर्पण के ध्रुव से ही नापेंगे। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया कि कोई भी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। दूसरा, दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो दर्पण से बाईं ओर इधर की तरफ, जिस तरफ उसकी परावर्तक सतह होती है, उस तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं। दर्पण से दाईं ओर जितनी भी दूरियां हैं, बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण की जो दिशा होती है उसके उल्टी दिशा की तरफ जो भी दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक होती है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप याद रखिए कि दर्पण से बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी हम नापेंगे वो ऋणात्मक होंगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो दर्पण से दाईं ओर की दर्पण के पीछे जितनी भी दूरी हम लेंगे सब धनात्मक होगी। दर्पण से दाईं ओर जितनी भी दूरियां हम लेंगे वो सब धनात्मक होंगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है। ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? ऊंचाई का मतलब कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसकी ऊंचाई यानी कि इसका आकार जब भी हम लेंगे तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा। ये इधर से बाईं ओर की जो दूरी है वो होगा निगेटिव। तो दर्पण से ऊपर मुख्य अक्ष से ऊपर जितनी भी ऊंचाई हम लेंगे, जितना भी आकार लेंगे वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चाहे वो दर्पण के दाईं ओर लें या दर्पण के बाईं ओर लें, मुख्य अक्ष से ऊपर जो भी दूरी हम लेंगे उसको दूरी कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए या आकार कह लीजिए, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी ऊंचाई लेंगे या दूरी लेंगे या प्रतिबिंब का आकार लेंगे तो वो सब क्या होगा? निगेटिव होगा। ये सब निगेटिव होगा। मुख्य अक्ष के नीचे चाहे दर्पण से बाईं ओर लें या चाहे दर्पण से दाईं ओर लें, जितनी भी दूरी हम लेंगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखिए, मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई, यहाँ पे मैंने ऊंचाई लिख दिया है, ऋणात्मक होती है। तो चाहे वो दर्पण से दाईं ओर हो या दर्पण से बाईं ओर हो तो वो ऋणात्मक होगी। तो ये बात समझ में आ गई। चिन्ह परिपाटी एकदम आसान है, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, एकदम ईजी है ये। दर्पण से बाईं ओर की जितनी दूरियां हैं वह निगेटिव होगी, दर्पण से दाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो पॉजिटिव होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी ऊंचाई हम लेंगे वो पॉजिटिव होगा और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी ऊंचाई हम लेंगे वो निगेटिव होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से याद रख सकते हैं। अगर ऐसे याद ना रहे तो ग्राफ वाली विधि अपना लीजिए। ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में जो अक्ष होता है उसमें क्या होता है? ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो भी होगा वो निगेटिव होता है, ये दाहिनी तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव होता है और बाईं तरफ जो भी होता है वो निगेटिव होता है। बस इतना आप याद रखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा पूरी तरह से।